हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। सो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो कुछ ये सब था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। एक और चीज हमने देखी थी फॉर्मूला मास करके, फिर एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सो ऑन। ठीक है। जो भी लॉज हैं, एवोगैड्रो लॉ हो गया, गे-लुसैक्स लॉ हो गया ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। तो ये सब चीजें हमने जो है पिछले लेक्चर में देखा था। तो जो लोग नहीं देखे हैं इस लेक्चर को, फटाफट जाके देखाओ। और अभी का जो कंसेप्ट है वो कुछ हद तक उसके रिलेटेड होगा। ठीक है। सो इसलिए वो चीजें अगर क्लियर रहेगी तो बहुत अच्छी बात होगी और उतनी आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है। सो आज हमें स्टार्ट करना है ये टॉपिक जो कि है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। सो मोल, या जो भी मोल के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में मोल होता क्या है। बाकी वापस से मैं रिपीट करता हूँ और चीजें और डिटेल में बताता हूँ कि अगर वन मोल की बात करें, so is the amount of a substance that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram और 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो वन मोल मतलब क्या? पहले बात तो वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। ये आपको सब्सटेंस कितना है, क्या अमाउंट है वो बताएगा। और कुछ इस हिसाब से बताएगा कि जैसे कि आपके पास जो कार्बन 12, लेट से 12 ग्राम सैंपल आपके पास है। ठीक है। कि 12 ग्राम आपके पास का सैंपल है और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप जो है, इसके कितने एटम उसमें आए होंगे, वो होगा वन मोल। वापस से रिपीट करूं, देखो। ये जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, ये आपको कितना लेना है? 12 ग्राम लेना है। अगर किलोग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.012 किलोग्राम। सो 12 ग्राम कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, इसमें आने वाले जितने भी एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? वन मोल के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? वन मोल के। तो ये डेफिनेशन है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में आने वाले कितने भी कंटेंट पार्टिकल्स या एंटिटीज हैं, है ना, वो है आपका वन मोल। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी वन मोल की। और अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि अच्छा 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं, बोल तो दिया गया कि अच्छा 12 ग्राम में आने वाले जितने भी एटम्स हैं वो जनरली वन मोल कहलाएंगे, या वन मोल में आने वाले उतने एटम्स होंगे। बट एक्चुअली अगर पूछा जाए तो कितने एटम्स होंगे, उसके लिए चलो आओ कुछ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एक जो इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है ना इन ग्राम्स, वो होता है 1.99। ठीक है। लगभग इतना 2648, डिटेल में जाएंगे तो, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है। ये एक कार्बन 12 वाले एटम का मास है इन ग्राम्स। वैल्यू देखो, 10⁻⁻23, बहुत छोटा है। ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये चीज समझना है तो। इसके बाद एक और चीज, हमने यहाँ पे कितना सैंपल लिया हुआ है? हमने यहाँ पे जो बोला है कि मैं 12 ग्राम के लिए पता करना चाहता हूँ कितने उसमें एटम्स आते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो 12 ग्राम है वो वन मोल के बराबर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भाई मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, इज 12 ग्राम। ये बोल सकते हैं फिलहाल। समझ में आ रहा है? मतलब एक मोल कार्बन 12 एटम का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम है, और हमें यही कुछ चीज पता करनी है। ठीक है। तो पहले तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे एक कार्बन एटम का ग्राम में मास लिखा है, और एक मोल में आने वाला कार्बन एटम का जो मास है टोटल वो है 12 ग्राम। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं कि आपके आपके पास मैं कुछ आम ले आया, और एक बॉक्स में भर के मैं आपके पास आम ले आया, और आपने जब
मेजर किया तो आपको मिला कि अच्छा 1000 ग्राम उसका मास है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि यार एक जो आम का, अगर एक आम का मास मैं आपको बताऊं तो वो है 100 ग्राम। ठीक है। तो मुझे बता पाओगे आप कि कितना फिर उस बॉक्स में आम होंगे? बता सकते हो कितने होंगे? अगर टोटल मास है 1000 ग्राम और एक आम का मास है 100 ग्राम, तो कितने वहां पे आम होंगे? 10 होंगे। और ये चीज कैसे करोगे आप टोटल मास में से आपने एक आम का जो मास है ना वो डिवाइड किया, सो डिवाइड करके आपको आंसर क्या मिलेगा? 10। ये चीज तो पता है ना, तो कितनी आसान चीज है कि टोटल मास में से मैंने डिवाइड कर दिया एक आम के मास को। वैसे मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, वैसे मैं यहां पे ये करने वाला हूं कि यहां पे जो टोटल मास है मेरे पास सैंपल में, मैंने 12 ग्राम मास लिया है। किसका? 12 ग्राम मास लिया है कार्बन एटम का। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं हम। लगे तो देखो, हम फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। सो कार्बन 12 अगर 12 ग्राम है तो उसमें आने वाले एटम्स कितने वो हम पता कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे टोटल मास कितना है? 12 ग्राम। और एक कार्बन एटम का मास कितना है? इतना। यानी कि मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना है किससे? इससे। यही होगा ना। टोटल मास में से हमने एक एटम का मास अगर डिवाइड कर दिया तो क्या मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स? बिल्कुल यार, यही कंसेप्ट है। सो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ऊपर हम लिखेंगे जो उसका टोटल मास है विच इज 12 ग्राम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 ग्राम पर मोल? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है कि भाई ये एक मोल कार्बन एटम का मास इतना है। तो 12 ग्राम पर मोल मतलब क्या? पर 1 मोल। ठीक है, पर 1 मोल। कि 12 ग्राम मास है बट ये कितने का है? 1 मोल का। इसको हम ऐसे डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, पर 1 मोल। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। और नीचे में क्या लिखूंगा? नीचे में लिखूंगा जो एक एटम का मास है वो इतना है। तो ये मैं नीचे लिख लेता हूं 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। किसमें? ये ग्राम में। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ग्राम पर एटम? क्योंकि ये जो मास था वो कितने एटम का था? 1 एटम का था। इसलिए पर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 एटम। जैसे मैंने यहां ऊपर काम किया ना कि 12 ग्राम मास है टोटल, बट ये कितने मोल का मास है? 1 मोल का मास है, तो पर 1 मोल। और ये जो मास है एक कार्बन एटम का है, तो ये मास लिख दिया मैंने एक कार्बन एटम का। और एक बताना पड़ेगा ना भाई, मास एक एटम का है तो पर कुछ नहीं तो 1 एटम। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ये समझ में बहुत आना चाहिए। ये यूनिट हम कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी आप जब आगे इसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, आप 12 को डिवाइड करोगे 1.992648, या इसको थोड़ा छोटा करके आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 6.022। है ना? लगभग ये वैल्यू आपको मिलेगी डिवाइड करके, कुछ वैल्यू राउंड ऑफ करने के बाद। और अगर 10 की पावर -23 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। है ना? और एक और चीज देखो, ग्राम यहां भी है और ग्राम यहां भी है, ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और फिर आपको जो न्यू यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी? ये एटम ऊपर आ जाएगा और ये मोल नीचे रहेगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एटम पर मोल। समझ में आ रहा है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे लिखे भाई ये वैल्यू है, मतलब 12 ग्राम कार्बन एटम में या कार्बन सैंपल में जो आने वाले एटम्स है वो इतने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स हैं। और ये कितने मोल की बात हो रही है? 1 मोल की बात हो रही है। क्योंकि हमने 12 ग्राम कार्बन सैंपल को हमने 1 मोल के बराबर बोला था, तो देखो आराम से वही ऑटोमेटिकली आ गया, एटम पर मोल, एटम पर 1 मोल। तो ये आपने पढ़ा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में
इसे हम एक नाम से बुलाते हैं, इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो, एवोगैड्रोस नंबर, या अभी थोड़ा स्टैंडर्ड नाम आपको मिल जाएगा 11th में, आप बोलोगे इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल कैपिटल एन, नीचे छोटा सा ए। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और इसकी खासियत ये है कि कार्बन एटम की बात नहीं है, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, एटम हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, कोई भी हो, अगर वो 1 मोल है, उसका जो अमाउंट है वो अगर 1 मोल है, तो उसमें आने वाला एटम या जो भी पार्टिकल है वो इतना ही होगा। सबके लिए ट्रू है। अगर मान लो दो चीजें हैं और उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है, तो उनके अंदर आने वाले जो भी एटम्स है, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। इतनी पावर है इस चीज की। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है आपका मोल्स का। और तो मैंने बता ही दिया, बाकी एवोगैड्रो भी साइंटिस्ट थे, तो एमिडो एवोगैड्रो करके साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे आपका ये एवोगैड्रो कांस्टेंट पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है, खासकर ये वैल्यू और ये कैसे निकाल, थोड़ा सा इसको याद रखोगे ना, एज सच एग्जाम में ये नहीं आएगा। एज सच ये चीज वैल्यू तो आपको न्यूमेरिकल में मिलनी ही है, आपको इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, बट ये जो तरीका मैंने बताया आपको कैसे निकाला गया, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कंसेप्ट क्लैरिटी बनेगी आपकी इस केमिस्ट्री के इस ब्रांच में। ठीक है, सो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखो कि कैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 12 ग्राम है पर मोल, और ये नंबर ऑफ जितना ग्राम है पर एटम, है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जाके आपको मिल गया एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 पर मोल। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी कंसेप्ट ऑफ मोल की। ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर मास। ठीक है, सो ये मोलर मास क्या है? ये जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास पढ़ा है, वही चीज है, बस यूनिट में डिफरेंस है। बाकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मतलब कोई भी चीज का अगर मास है, ठीक है, मतलब वो चीज का पहले बात तो जो भी मास रहे वो ग्राम में रहे, और वो चीज 1 मोल में रहे, यानी कि पर मोल। वापस से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज अगर है और वो अगर 1 मोल में है, ठीक है, और उसका जो भी मास बनेगा इन ग्राम्स वो होगा मोलर मास। समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लूं लेट से H2O, ठीक है, सो H2O का मॉलिक्यूलर मास बता दो मुझे। मॉलिक्यूलर मास, ये पढ़ा हुआ है आपने? सो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और इसके कितने एटम है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16, और इसके कितने यहाँ पे एटम है? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 16 1 ज़ा 16, कितना आ गया एडिशन? 18 डाल्टन। है ना? यही यूनिट होती है। हम जब मॉलिक्यूलर मास या फिर हम एटॉमिक मास या कोई फॉर्मूला मास है, तो हमेशा हम उसको किस में लिखते हैं? डाल्टन में लिखते हैं। ये इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। बस यही यूनिट को मैं डाल्टन के जगह अगर मैं ग्राम पर मोल लिखता हूं, तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास। बस, समझ में आ रहा है? कितना इजी है। मतलब आपको कभी अगर मोलर मास निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं, आप जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वही आपको निकालना है। बस जो यूनिट है डाल्टन, उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? ग्राम पर मोल लिखोगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम, और ये मोल को अगर मैं ऊपर लेता हूं न्यूमरेटर में, तो पावर जो 1 है ये हो जाएगा -1। ठीक है, सो ग्राम पर मोल, यही बस यूनिट चेंज करना है आपको, वो हो गया आपका मोलर मास। सेम लेट से अगर मैं बस ऑक्सीजन की बात करूं, ओ ओ एलिमेंट की बात करूं, तो आप इसका फिर क्या निकालोगे? एटॉमिक मास निकालोगे, क्योंकि एटम है ना?
सो एटॉमिक मास निकालेंगे, तो वो कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 डाल्टन। बट इसका अगर मोलर मास पूछूंगा तो मैं क्या बोलोगे आप? 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? तो बस यूनिट का डिफरेंस है, और एग्जैक्टली सेम चीज है मोलर मास भी, कुछ और है ही नहीं है। ठीक है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला जो है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी चीज का अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि वही चीज का जो मास है, मास ऑफ सब्सटेंस, ये होना चाहिए ग्राम में, और डिवाइड कर दो आप, किससे करोगे? उसी चीज के मोलर मास से, उसी चीज के मोलर मास से। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। ठीक है, कि मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, इसका बहुत यूज आएगा, इसको भूल मत जाना, गलती से ही भूल मत जाना इस। ठीक है। बाकी कुछ और ट्रिक्स चाहिए तो वो भी मैं अगर बता दूं आपको तो इजीली हो जाएगा। जैसे कि कोई चीज का लेट से मास है, और मुझे उसे मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे इस फॉर्मूले को देखो, मेरे पास अगर वो चीज का मास है, मास ग्राम में, तो मैं मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? बस मुझे मास से मोल में जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा बाय द मोलर मास। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं मास इन ग्राम को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स में। तो मुझे बस क्या करना है? मुझे बस यहाँ पे मास में डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करेंगे हम? मोलर मास। सही है, इजी है। और अगर मुझे मोल्स से पार्टिकल्स ढूंढने हैं, अच्छा कुछ मुझे मोल्स मिल गए, 1 मोल, 1.5 मोल, 2 मोल, तो मुझे पता करना है कि अच्छा उसमें कितने इंटिटीज हैं, कितने एटम्स हैं, या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तब हम याद करेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट को, है ना? एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या था? कि 1 मोल, कोई भी चीज का अगर 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? उसमें पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतने पार्टिकल्स होते हैं, और जितने भी आपको मोल्स मिलेंगे उसमें आप बस यही वैल्यू क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। यही वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स बोलेंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो ये चीज इजी है, ये चीज ये ऐसे आपको याद रख लो, आप ऐसे याद रख लो। और मुझे इससे अगर उल्टा करना है, अगर मुझे पार्टिकल्स पता है, मुझे मोल्स पता करना है, मुझे अगर उल्टा आना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं मोल से पार्टिकल्स ढूंढ रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस नंबर, तो अगर मुझे उल्टा आना है, मुझे पार्टिकल से मोल ढूंढना है, यानी कि मुझे फिर इसका उल्टा करना पड़ेगा। मुझे जहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था इससे, अब मैं इसी नंबर से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। ठीक है। सो डिवाइडिंग बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मुझे मोल से उल्टा आना है, मुझे मोल से मास ढूंढना है, लेट से कितना ग्राम मास है उस चीज का, तो देखो, मैं जब मास से मोल्स की ओर आया तो मैंने क्या किया? डिवाइड किया मोलर मास से। अगर मैं मोल से मास की ओर जाऊंगा तो मैं इसका उल्टा करूंगा, मैं तब मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से। समझ में आ रहा है? ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फॉर्मूला याद रख लो, फिर नंबर ऑफ मोल्स में हम पार्टिकल्स जो है ना, जो एवोगैड्रो नंबर है, वो मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लेते हैं। या आपको ऐसा कुछ डायग्राम इजी लगता है तो ये याद रख लो। ठीक है, बस काम जरूरत पे, ये ऐसा नहीं हो कि भाई नहीं आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये सब तैयारी में रहो आप लोग। जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा इसकी तुरंत डायरेक्ट जो है ना, वो एप्लीकेशन आप देखोगे इसका। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला पता है आपको? O3। ठीक है। सो आपको क्या करना है? आपको ओजोन का, ओजोन आपको दिया है लेट से 0.5 मोल, तो बताना है कि इसका मास क्या होगा। मास इन द सेंस, वो जो ग्राम वाला मास होता है ना, वो ढूंढना है आपको।
ठीक है, ग्राम वाला जो मास होता है, मतलब जितना सैंपल होगा इसका, वो ढूंढना है। सो अगर कहीं मोल की अगर बात हो गई ना भाई, बिना सोचे नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन क्या होता है? मोलर मास होता है ना? मोलर मास होता है। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले में मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, मुझे मोल कितना दे दिया है? 0.5 दे दिया है। मुझसे मास इन ग्राम पूछा हुआ है, ठीक है। और इसकी क्या इससे मुझे क्या मिल सकता है? कुछ पता है इसके बारे में मुझे? मोलर मास, क्या मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस यूनिट अलग होती है ना? और क्या मैं मॉलिक्यूलर मास O3 का निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ? बिल्कुल यार, निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ये तो हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, या फिर बोलो मोलर मास। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ O3 इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 16 होता है। और यहाँ पे कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा आपको? 48। अब मोलर मास लिखा जा रहा है तो यूनिट होगी ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, मैंने जस्ट फाइंड कर लिया मोलर मास, तो मुझे आराम से मास इन ग्राम भी मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं इसे वहां शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे एक साइड में मास इन ग्राम मिल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स को आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होगा इससे, मोलर मास। सिंपल। हम हमारे पास दोनों ही वैल्यूज है। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दिया है? 0.5 दिया है। और मोलर मास हमने जस्ट कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 48 है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 0.5 को 48 से, कितना मिलेगा हमें? वेरी गुड, 24 ग्राम। इजी है। तो मतलब ये अपना मास मिल गया इन ग्राम, जो कि 0.5 मोल ऑफ ओजोन जो है वो इतने मास इन ग्राम के बराबर है। समझ में आ रहा? तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी नॉलेज से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ अलग कंसेप्ट में लेता हूँ इस बार। बताओ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 and 1 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? बताओ कि रेशियो क्या है, किनके बीच का रेशियो? NH3 और HNO3 दोनों के 1 मोल में आने वाले मॉलिक्यूल्स का रेशियो। क्या बोला मैं? NH3 और HNO3 ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दोनों ही क्या है? कंपाउंड है फिलहाल तो। ठीक है, सो HNO3 NH3 ये दोनों आपको दिए गए एक एक मोल है, और एक एक मोल में आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपको क्या करना है? आपको रेशो लेना है, रेशो लेके बताना है। तो होशियार लोग बता दो यार, क्या आंसर होगा? देखो, अगर मुझे यहाँ पर रेशो लेना है NH3:HNO3, NH3 भी कितना? 1 मोल है। HNO3 भी कितना है? 1 मोल है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो उसमें आने वाले एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब ऐसा नहीं बस 1 मोल की बात है, आप मोल्स के जो वैल्यू है बढ़ा दो, लेट से दो चीजें हैं और दोनों के लेट से 3-3 मोल्स हैं, और 3-3 अगर मोल है मतलब उनमें भी आने वाले जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे कि 1 मोल NH3 का है और 1 मोल में आने वाले इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23 से,
तो ये अपना मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। और यहाँ पे भी सेम, 1 मोल HNO3 का है, सेम उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय द एवोगाड्रोस कांस्टेंट। अब नाम में देखो ना, एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोला है। एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर एक चीज की अगर 1 मोल क्वांटिटी है तो उसमें इतना ही आने वाला है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दिस नंबर, ये भी आपका मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है ना। अब देखो, दोनों साइड में सेम सेम चीजें दिखाई दे रही हैं। और जनरल रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, तो 1:1 का रेशियो आपको मिलेगा, है ना। ये आपका आंसर है, 1:1 का रेशियो है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के ऊपर आ जाते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के ऊपर आते हैं, है ना। सिंपली आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, या ऐसे कुछ नमूने आते हैं, मतलब वही कंसेप्ट के आजू बाजू घूम रहे होते हैं कुछ। तो कंसेप्ट क्लैरिटी आप रखोगे तो आप क्वेश्चन के आजू बाजू आपका दिमाग नहीं घूमेगा, आप क्लियर पाथ से एकदम आराम से आप कर लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो यार, बस बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब समझते हैं हम लोग हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इजी भी है और लास्ट है। देखो ध्यान से, मोल्स एंड गैसेस के बारे में। ठीक है, अभी हमने जो मोल्स के बारे में पढ़ा, ये स्पेसिफिकली जो चीजें थी ना, ये हम लिक्विड के लिए हम देखते हैं, या हम मोस्टली देखते हैं हम सॉलिड के लिए, क्योंकि गैसेस के लिए कुछ कंसेप्ट अलग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ऐसा, देखो, जैसे कि अगर हम गैस की बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डीएम क्यूब। तो अगर आपका लेट से गैस है, कोई कोई भी गैस है, ऑक्सीजन है या कोई और हाइड्रोजन गैस है, तो अगर वो 1 मोल है ना, कोई भी गैस होने दो, अगर वो 1 मोल है तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा, 22.4। ठीक है, 22.4 डीएम क्यूब। भूले तो नहीं हो, डीएम क्यूब मतलब क्या, लीटर ही होता है। ठीक है, लीटर बोलो या डीएम क्यूब बोलो, दोनों ही जो है ना वो सेम ही होता है। सो कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है, उसकी जो अमाउंट है वो अगर 1 मोल है, सो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा, वो कितना होगा, 22.4 डीएम क्यूब या लीटर। ठीक है, और ये चीज कब है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब ये चीज क्या, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसे केल्विन में करूं तो ये बनेगा आपका 273.15 केल्विन। तो ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे, और प्रेशर भी स्टैंडर्ड है, और ये जो प्रेशर है ना वो कितना है, 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब क्या, वो पैसों वाला एटीएम नहीं, एटीएम मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक यूनिट है प्रेशर की, एटमोस्फेरिक प्रेशर वो है ये 180। तो ये बात वापस से सुन लो, बात क्या है अपनी, बात ये है कि गैस कोई भी रहने दो, अगर वो 1 मोल है तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा, 22.4 डीएम क्यूब होगा। बट कब, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब होना चाहिए टेम्परेचर वहां का 0 डिग्री, और प्रेशर होना चाहिए 180। 0 डिग्री मतलब केल्विन में करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद आपको 273.15 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, और एसटीपी जो लिखा है ये वही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी को आप ऐसे बोलोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, ठीक है। और एक और चीज, ये जो वॉल्यूम आपको मिला ना, वॉल्यूम जो मिला है आपको यहाँ पे 22.4 डीएम क्यूब एसटीपी पे, इसको हम एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे, मोलार वॉल्यूम। क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी, इसलिए नाम क्या पड़ रहा है, मोलार वॉल्यूम। जैसे 1 मोल का जो मास होता था उसको हम मोलर मास बोलते थे, वैसे ये 1 मोल का ये वॉल्यूम है बाय द गैस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलार वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, मोलार वॉल्यूम। और ये वैल्यू याद रखना है, भूलना मत, 22.4। ओके, सही है। अब ये सब बात हो रही है तो यार नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल ही लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, और बाकी नंबर ऑफ मोल्स किसी का रहने दो, हम इसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, तो ये चीज भी थोड़ा याद ही रखो। सो अब इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। आप नॉर्मली क्या फॉर्मूला देखे थे कि भाई मास न्यूमरेटर में होता था मास इन ग्राम, और नीचे क्या होता था, मोलर मास, ये होता था। बट हमने यहाँ पे कुछ भी पढ़ा मोल्स में,
मोल्स ऑफ गैसेस में, तो हमने कहीं भी मास के बारे में देखा है क्या? नहीं देखा। हमने किसके बारे में देखा? हमने देखा वॉल्यूम के बारे में। तो इसके फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस, और रहना चाहिए एसटीपी पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, और गैस करो डिनोमिनेटर में क्या होगा? अभी देखो यहाँ पे, यही फॉर्मूले को देख लो। ऊपर मास था तो नीचे था मोलर मास। तो यहाँ पे ऊपर अगर वॉल्यूम है तो नीचे क्या होगा? नीचे होगा मोलार वॉल्यूम। सही है, मोलार वॉल्यूम। और क्या आपको पता है मोलर वॉल्यूम की एक फिक्स्ड वैल्यू है? कितनी है वो? 22.4 डीएम क्यूब। तो ये तो काम आसान हो गया आपका। इस फॉर्मूले में तो एक चीज आपको पता ही है। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस एसटीपी, ये चीज हमें नहीं पता, ये हम देखेंगे क्वेश्चन वोश्चन में। बाकी जो डिनोमिनेटर है मोलर मास, मोलर सॉरी मोलर वॉल्यूम, ये अपने को पता हुआ है। ये कितना है? 22.4 डीएम क्यूब या लीटर। और ये मोलर वॉल्यूम है तो ये पर मोल ही रहेगा हमेशा। इससे आपका मोलर मास भी क्या था? पर मोल था, ग्राम पर मोल। वैसे ये मोलर वॉल्यूम है तो डीएम क्यूब पर मोल। सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये भी एसटीपी है बस, बाकी इसकी वैल्यू याद रखना 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? होगा तो यार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुरंत ट्राई करूंगा रिजॉल्व करने का। ठीक है, चलो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर चैप्टर भी खत्म कर लेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसा कुछ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन in 0.448 liters of hydrogen gas at STP। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हाइड्रोजन के, और जो सैंपल आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.448 लीटर। ये एड एंड क्या है? वॉल्यूम ही है। और आपको सब कुछ, ये जो वॉल्यूम भी दिया है किस पे दिया है? एसटीपी पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हम इसको यूज कर पाएंगे हमारे फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? वही जो हमने जस्ट पढ़ा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गैसेस की बात करें तो फॉर्मूला ये था वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या था? मोलार वॉल्यूम। या ये ना लिखूं, आपको वैल्यू जस्ट पता भी है ना, डायरेक्टली पुट ही कर देते ना यार। क्या थी वैल्यू? 22.4 डीएम क्यूब पर मोल, है ना? लगे तो लिख देना, अगली बार फिर पुट कर देना अगले स्टेप में। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना? 0.448 लीटर। लीटर बोलो या डीएम क्यूब बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नीचे भी अपना डीएम क्यूब ही है, क्योंकि लीटर और डीएम क्यूब सेम ही होता है। और नीचे आपको कुछ ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सिंपली आपको बस क्या करना है? आपको बस इसको डिवाइड कर देना इससे। तो कैसे डिवाइड करेंगे इसे? देखो अभी डेसिमल में अगर आपको दिक्कत आता है डिवीजन में, तो क्या किया करो ना, देखो 0.448 और नीचे है 22.4। तो ये देखा करो कि डेसिमल कितने नंबर के पहले है। ऊपर ऊपर है 3 नंबर के पहले और नीचे 1 नंबर के पहले। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ 3 नंबर के पहले। तो आप उस वो नंबर काउंट करो, कितने यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। ऊपर करेंगे नीचे भी करना पड़ेगा। वैसे इससे होता क्या? इससे ये होता है कि पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 448। और यहाँ पे जब शिफ्ट होगा एक यहाँ, फिर दो आगे, यानी कि 2 0 आ जाएंगे, तो 22400 हो जाएगा। अब आप इनको डिवाइड करो, आप इनको डिवाइड करो, आपको वैल्यू सेम ही मिलनी है। और ये सॉल्व करने में ज्यादा इजीनेस मिलेगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि डेसिमल नहीं है ना, डेसिमल हटाने के लिए ये काम किया आपने। अब इसको डिवाइड कर लो।
सो 22400 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 448 से, तो ये नंबर बहुत छोटा है इससे, तो हम 0 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट लेके आप यहाँ पे फिर क्या कर सकते हो, ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 0 पॉइंट के बाद, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ सॉरी, गलती हो गई छोटी सी। क्योंकि हमें यहाँ पे 448 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 22400 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अब देखोगे कि अच्छा आपका जो जो डिवाइजर है वो बहुत जो है बड़ा है अपने डिविडेंड से, है ना। अभी इसको मैं अगर वंजा भी करूंगा तो ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, और इससे छोटा या इससे बराबर चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर 0 पॉइंट करेंगे। उससे फिर यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, उससे हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा पाएंगे, है ना। बट फिर भी देखा जाए एक जीरो बढ़ाने के बाद भी स्टिल ये नंबर इससे छोटा है, तो एक और जीरो ले लेंगे, उससे फिर एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब ये नंबर थोड़ा इससे बड़ा आ रहा है, और ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको एग्जैक्टली सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर अपने क्या मिला, 0.02। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.02। और यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो डीएम क्यू ऊपर, डीएम क्यू नीचे कैंसिल, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मोल है, तो ये आ जाएगा आपके न्यूमरेटर में। ये कहाँ आ जाएगा, आपके न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम जाके कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल वही फॉर्मूले से। तो यार मोल्स के जो फॉर्मूले वो याद रखो, गैसेस का जो भी मोल्स का हमने देखा है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, ये सब याद रखो। और क्वेश्चन जितने हो सके आप यहाँ पे सॉल्व करो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। टेक्स्ट बुक उठा लो, वहां से सॉल्व करो। और डाउट जैसे कुछ मिले, ट्राई तो पूरी करो अपनी यार, लेकिन डाउट जैसे कुछ मिले, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, डाल दो फिर कमेंट सेक्शन में। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस 11 का, वो खत्म होता है। मिलते हैं यार नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए यार रिवाइज करो, पढ़ो बढ़िया से, हेल्दी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।